नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे नियमित मेहमान जो कैपिटल हेडलाइंस का ही हिस्सा है, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, पुराने अनुभवी राजनेता हैं, लंबे टाइम तक राजनीति की है, पत्रकारिता में भी सक्रिय रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त सरकार की ओर से, बारीक नजर रखते हैं हर मुद्दे पर। और आज इस समय इस शो में हम बात करेंगे हरियाणा की। और हरियाणा का, जैसे आप जानते हैं कि हरियाणा भारतीय राजनीति में एक अलग अहमियत रखता है। बहुत पुराना राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य नहीं है। कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। लोकसभा के चुनाव अभी हाल में होके चुके हैं, जहां 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के हाथ खाली थे, यानी हरियाणा से कोई सीट लोकसभा की कांग्रेस नहीं जीत पा रही थी। इस बार कांग्रेस ने वापसी की है। अगर सीटों के टर्म्स में बात करें तो 50-50 वाला हिसाब है। और बहुत दिनों से पहले 2014 के पहले बीजेपी वहां पर एक स्मॉल प्लेयर थी, कभी चौटाला के साथ, कभी किसी और पार्टी के साथ मिलकर वो अपना पैर जमाने की कोशिश करती थी। लेकिन 2014 में सीन बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में एक देशव्यापी जो लहर चल रही थी, खासतौर पर वेस्ट कोस्ट से लेकर और उत्तर भारत तक जो एक लहर चल रही थी, उस लहर का असर हरियाणा में भी दिखा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया, सरकार बनाई, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। 5 साल के बाद उन्हीं को चेहरा बनाकर पार्टी दोबारा चुनाव मैदान में उतरी। चेहरा राज्य स्तर पर खट्टर साहब थे और राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लेकिन 2019 में जो चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। एक नई पार्टी आईएनएलडी से निकलकर जो बनी थी जेजेपी, उसने 10 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बाद गठबंधन करके जेजेपी के साथ दोबारा सरकार बना ली। खट्टर साहब दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस चुनाव के पहले, कुछ दिन के पहले, लोकसभा चुनाव के दरमियान, लगभग उसी समय खट्टर साहब को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री हरियाणा का बना दिया गया। और तभी ये समझ में आ गया कि जो किसान आंदोलन हुआ है, बाकी चीजें हुई हैं, पहलवानों का आंदोलन हुआ है, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है कि अंडर करंट जो है वो सत्ता विरोधी है, जिसे कहा जाए एंटी इनकम्बेंसी, कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और वो धीमे धीमे और चीजें साफ होने लगी। और कांग्रेस पार्टी जो 2019 में भी उम्मीद कर रही थी कि हरियाणा में उसकी वापसी हो सकती है, वहां भूपेंद्र हुड्डा जिन्होंने 10 साल तक सरकार चलाई थी हरियाणा में, उनको बड़ी उम्मीद थी, बड़ी तैयारी की थी उन्होंने। लेकिन जेजेपी जो 2019 में मैदान में आई और उसने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया और 31 सीटें कांग्रेस को मिली। यानी बहुमत जो वहां पर 46 सीटों पर होता है, उससे 15 सीटें कांग्रेस पीछे रह गई। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए कांग्रेस ज्यादा दम से ताल ठोक रही है। और लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से जो ट्रैक रिकॉर्ड था, 2014 से भी ज्यादा सीटें वो 2019 में लेकर आए थे। और गुजरात का भी उनका एक रिकॉर्ड था और देशव्यापी वो चेहरा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरती है, तो ये पिछले सभी आंकड़े बताते थे कि बाकी विधानसभा चुनाव या और किसी चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन इस बार इस चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया। वोट जो परसेंटेज देशव्यापी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो 37% के आसपास है, 2019 के आसपास है, लेकिन सीटें कम हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 303 सीटें हासिल की थी, हरियाणा में 10 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार उन्हें 240 सीटें मिली, हरियाणा में 5 सीटें मिली। यानी वो प्रभाव क्षेत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबे समय से बना हुआ था, उसमें कुछ कमी आई। दूसरी तरफ जब नायब सिंह सैनी साहब आए, उसके बाद जेजेपी जो लगातार सरकार में बनी हुई थी, तमाम मुद्दों में, तमाम अंतर विरोधों के बावजूद बीजेपी के साथ खड़ी रही। चाहे वो किसानों का आंदोलन था, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन था। दुष्यंत चौटाला से कई मुश्किल सवाल पूछे जाते थे, लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी के पीछे दमसात के खड़े रहे। लेकिन फिर अचानक दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई। जेजेपी चुनाव मैदान में जा रही है,
अलग जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। उसने आजाद समाज पार्टी, जिसके एकमात्र सांसद लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद है, उनके साथ गठबंधन किया है। वहीं चौटाला साहब की जो पार्टी है, उसने भी गठबंधन किया है बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो ये इस तरह का एक समीकरण वहां बन रहा है हरियाणा में, एक दिलचस्प समीकरण बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ झटके और लगे। वो झटके ये लगे जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली, जिसमें 67 कुल नाम थे। उस लिस्ट के बाहर आने के बाद कई नेता नाराज हो गए। लगभग 32 से ज्यादा बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया, इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी। उसमें एक पूर्व मंत्री है, एक विधायक है, 5 पूर्व विधायक हैं, और उनके नाम सबके आप जानते हैं। कर्णदेव सिंह कंबोज जैसे नाम है, सुखविंदर सिंह शिवराणा है, लक्ष्मण नापा है, रंजीत चौटाला है, आदित्य चौटाला है, इस तरह के कई नाम हैं। इस बीच कांग्रेस को एक बूस्ट ही कहा जाएगा कि पहलवान आंदोलन के जो चेहरे थे, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, उन्होंने 2 दिन पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक मजबूती आई। कांग्रेस ने भी एक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और उसमें कुल मिलाकर 32 नाम है, जिसमें विनेश फोगाट को भी जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया है। हुडा साहब भी उम्मीदवार है। लेकिन वो लिस्ट आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में भी एक नाराजगी की लहर आई। कुछ लोग नाराज हुए। कपूर सिंह नरवाल, जीता हुडा, राजेश जून जैसे नेता जिनके चर्चित नाम है, ये लोग नाराज हुए। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। मुकाबला मुख्य माना जा रहा है अब भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ चेहरा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा है, या एक तरफ नायब सिंह सैनी का चेहरा मान लीजिए, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुडा का चेहरा मान लीजिए। तो ये चेहरों की लड़ाई है। लेकिन इसके बीच में एक और प्लेयर है, आम आदमी पार्टी, जिनके प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल साहब भले ही जेल में हो, लेकिन पूरी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही बेटे हैं। जब पहली लिस्ट कांग्रेस की आई तो उसके बाद ऐसा लगा जो हाँ ना करके इन दोनों पार्टियों के बीच में एक समीकरण बन रहा है, गठबंधन की बातचीत चल रही है, शायद कोई गठबंधन दोनों पार्टियों के बीच में हो जाए। लेकिन पहली लिस्ट आने के बाद कांग्रेस की ऐसा लगा कि शायद अब ये गठबंधन ना हो, क्योंकि अंदर खाने से जो बातें निकल कर आ रही थी, वो बातें ये निकल कर आ रही थी कि कांग्रेस ने ऑफर किया है कि हम आम आदमी पार्टी को 7 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। वही आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भाई हमारा क्लेम जो है 10 सीटों का बनता है, क्योंकि कुल मिलाकर 90 सीटें हैं और लोकसभा में हमने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। उस हिसाब से 9 सीट या 10 सीट का हमारा क्लेम होता है। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस के जो जमीनी नेता हैं, जो हरियाणा के नेता हैं, वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यह कहना था कि इंटरनल सर्वे हमारे साथ है, एंटी इनकम्बेंसी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो आखिर हम क्यों गठबंधन करें। लेकिन बताया जाता है कि राहुल गांधी चाहते थे कि गठबंधन हो जिसका फायदा दिल्ली में भी मिलेगा। हालांकि दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टियां जब मिलकर चुनाव लड़ी थी तो दोनों में से किसी को फायदा नहीं हुआ। लेकिन वही बाबरिया साहब जो कांग्रेस के नेता हैं और राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनके बीच में बातचीत चलती रही। कांग्रेस के 32 नाम डिक्लेयर होने के बाद भी बातचीत चलती रही, और उस बातचीत के निचोड़ के बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा है कि दोनों पार्टियों की हसरत है, उम्मीद है, और वो चाहते हैं और जल्दी हम आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब, दोनों ने कहा है कि इस गठबंधन का मतलब यह है कि अपनी हार इन्होंने मान ली। अब मामला क्या है, हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हैं जो कांग्रेस की राजनीति को भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी को भी पहचानते हैं, हरियाणा को भी इन्होंने बड़े करीब से देखा है, क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके अंदर की राजनीति को ये देखते समझते जानते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो क्लियर है कि बीजेपी की क्या पोजीशन है आज की तारीख में, कांग्रेस की क्या पोजीशन है आज की तारीख में हरियाणा में, लेकिन बीच में सवाल यह है कि आपका क्या होगा। आपका मतलब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्या होगा आम आदमी पार्टी का, क्या गठबंधन होगा। मीडिया रिपोर्टें बता रही हैं कि अब फाइनल जो बात आई है, राघव चड्ढा जिसका कर रहे हैं, कल डिक्लेरेशन हो सकता है कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं, 5 से 6 के बीच। आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए वात्सल जी, कांग्रेस पार्टी के जो लोकल लीडर हैं हरियाणा के, वे नहीं चाहते हैं कि तालमेल हो, क्योंकि उनको विश्वास है कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगी। वहीं आप में जो लोकल लड़ने वाले हैं कुछ लोग,
वो लोग चाहते हैं कि तालमेल कांग्रेस से अगर होगी तो हमारी जीत होगी, लेकिन जो दिल्ली के लीडर हैं आपके, वे नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का तालमेल हो। और इस क्रम में सत्येंद्र जैन कह भी रहे हैं कि नहीं, हम 90 सीटों पर लड़ेंगे। सत्येंद्र जैन आपके बड़े लीडर हैं और वो कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। तो अगर इस तरह की कहते रहेंगे बात तो कहां से होगा? नहीं हरियाणा के होगा जो नहीं। लोग, अब अंदर की खबर यह है डॉक्टर साहब, जो क्लियर खबर है मीडिया रिपोर्ट्स में है, आप कहेंगे तो मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ के भी बता दूंगा। राघव चड्ढा सीधा इंडिकेशन दे चुके हैं कि हम अच्छी खबर देने वाले हैं। दीपक बाबरिया बात कर रहे हैं, लिस्ट आने के बाद भी वो बातचीत जारी है। ये क्लियर हो गया है कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा रही है। आम 5 से 6 के बीच में है। उन सीटों के नाम भी अब चलने लगे हैं कि किन सीटों को दिया जाएगा, और मंडे को ये डिक्लेरेशन भी हो जाएगा। यानी मंडे अभी से कुछ घंटे रह गए हैं, मंडे होने में ज्यादा टाइम नहीं है डॉक्टर साहब। कल ही बाबरिया साहब ने कहा था कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी चाहते हैं, चूंकि वो कहते हैं कि मैं विरोधी दल का नेता हूं, विपक्ष का नेता हूं और मैं सभी पार्टियों का हूं, तो ये ऑनर करते हुए इन लोगों ने चर्चा की देने की। और ये सही बात है, 5 सीट ये देना चाहते हैं ताकि ये मैसेज जाए देश भर में कि ना, हम अपने साथियों को भी साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हालांकि हरियाणा के जो लोकल लीडर हैं उनकी मंशा नहीं है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि एक तूफान चल रहा है, खास तौर पे तब से जब फोगाट के कैंडिडेट होने के बाद ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने जो दखल देना शुरू कर दिया हरियाणा के राजनीति में और उन्होंने वक्तव्य देना शुरू किया, तब एक विशेष आक्रोश है और वो आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है और जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। क्योंकि विनेश फोगाट ने दुनिया के सामने विश्व विजेता को पछाड़ा, हराया, वो किसी दंगल में हारी नहीं इस ओलंपिक में। तो ये दुनिया के सामने है, देश की एक शान है, जीती है। अलग भले बात है कि वजन बढ़ने। मैं आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। विनेश फोगाट बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। वो आए हैं तो कांग्रेस नेचुरली बूस्ट हुई है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी को भी एक मुद्दा मिला है। ये कहने का मुद्दा मिला है कि ये पहलवान आंदोलन जो है कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस पंप कर रही थी। विनेश फोगाट जो है एक चेहरा है, और कांग्रेस पार्टी में नॉर्मली जो कांग्रेस की एक लंबी परंपरा है, वहां कभी डॉक्टर साहब ऐसा होता नहीं है कि केवल किसी एक कैंडिडेट। गांधी परिवार के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि गांधी परिवार के पीछे सारी कांग्रेस आ जाती है, अदरवाइज कोई एक नाम विनेश फोगाट, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हरियाणा में बहुत बड़े नाम है। हुडा फैमिली इज ए बिग नेम, उनका अपना बड़ा नाम है। रणदीप सिंह सुरजेवाला वो भी एक बड़ा करेक्टर हो गए हैं। कुमारी सैलजा जो उनकी सांसद है वो भी एक बड़ा करेक्टर है। बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। अब तो जिंदल साहब जो भारतीय जनता पार्टी में किसी जमाने में वो भी हरियाणा से कांग्रेस में ही हुआ करते थे, और भी तमाम करेक्टर है, और कई सारे ऐसे भी करेक्टर कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं जो पहले भी रहे हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हरियाणा भले एक छोटा सा स्टेट है, छोटा राज्य है, लेकिन उसकी अहमियत दिल्ली के करीब होने के कारण बहुत ज्यादा रही है। किसी जमाने में 3 लाल कहलाते थे, भजन लाल, देवीलाल, बंसीलाल, जो हरियाणा की राजनीति को चलाते थे। इनमें से 2 लाल कांग्रेस के साथ रहे। इमरजेंसी में बंसीलाल का कितना बड़ा रोल था ये सारे लोग जानते हैं। इसके बाद जब 89 में सरकार बनी थी वीपी सिंह की, तो वो उसके आर्किटेक्ट जो थे देवीलाल थे। एक छोटा स्टेट है, वहां विनेश फोगाट एक प्लेयर के तौर पर अहमियत रखती होंगी डॉक्टर साहब, लेकिन उनके इर्द गिर्द या उनको केंद्र में रखकर पूरा इलेक्शन चला जाए ऐसा मुझे आज की तारीख में नहीं लगता। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है उसको ग्रीन सिग्नल कांग्रेस की तरफ से मिल गया है, जो मेरे पास रिपोर्टें हैं। बाकी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी क्लेम कर रही हैं। राघव चड्ढा ने इसीलिए कह दिया है, और जो लोग बात कर रहे हैं जैसे संजय सिंह वगैरह ने खुद अलग कर लिया था अपने आप को, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो बात कर रहा है, बाबरिया साहब से जो बात कर रहे हैं वो राघव चड्ढा कर रहे हैं। परसों उनकी दौड़ते भागते की तस्वीर आई, अब वो क्लियर कहने की स्थिति में है। और उन्होंने ये भी कहा कि 12 सितंबर जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है उसके पहले भी अगर सहमति हो जाती है तो भी हम सहमति करके गठबंधन के साथ ही जाएंगे।
लेकिन अब तो ये हो गया है कि कांग्रेस काफी नीचे उनकी डिमांड लाने की स्थिति में आ गई है, और इसकी एक वजह यह है कि इस समय आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ की ज्यादा जरूरत लगती है, और हरियाणा में उनकी वो पोजीशन नहीं है जो दिल्ली में है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, मैं वही कह रहा था। और वत्सल जी, एक बात और है, विनेश फोगाट अकेले नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो केस हुआ उसमें 18 महिलाएं हैं जो केस में एफआईआर में ये की है, और वो सिर्फ हरियाणा की नहीं है, दूसरे स्टेटों की भी है, और दूसरे लोग भी हैं जो पार्टी किसी पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने दखल जो दिया, और वो मान सम्मान की बात थी उन ये पहलवानों की, और उसमें किसान का भी जुड़ा हुआ है। तो एक जो माहौल बना है वो बीजेपी के अगेंस्ट में है। यही कारण है कि आज बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने 250 पदाधिकारियों के साथ बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और वो वाइस प्रेसिडेंट जो थे बीजेपी के, वो एक डेयरी कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं, वो एक सरकारी पद पर भी बैठे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग, ये जिंदल जिनकी बात आपने की, उनकी माँ जो एमएलए थी बीजेपी की, उन्होंने छोड़ दिया और निर्णय किया उन्होंने कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। तो ये माहौल है बीजेपी का वहां बहुत ही गड़बड़ है। हाँ, राहुल जी की बात का ऑनर करते हुए लोग दे रहे हैं, 5 देने के लिए तैयार है पहले से। ये आप नहीं तैयार हो रही थी 5 लेने की, 10 की बात करती थी, अब वो तैयार है। तो फिर आगे इस मित्रता को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हालांकि ये समझते हैं कि हम अकेले ला सकते हैं सरकार, लेकिन हम चाहते हैं कि मित्र दल भी रहे, जो भी है, जो मैं वहां ऐसा मैटर कोई नहीं करते हैं। चाहता डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा राजनीति में कोई नहीं चाहता। राजनीति में ऐसा कोई दूध का धुला नहीं है कि हम ला सकते हैं, हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, वैसा कोई भी नहीं है। नहीं तो समाजवादी पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ रही होती। दूसरी पार्टी मध्य प्रदेश में भी जब समाजवादी पार्टी का और कमलनाथ साहब का जो बुरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, ऐसा कोई दूध का धुला नहीं है कि हम छोड़ देंगे आपके लिए स्पेस। अभी आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिएगा, ना आम आदमी पार्टी छोड़ेगी ना कांग्रेस छोड़ेगी। कोई भी राजनीति में दूध का धुला नहीं है। कांग्रेस एक बार जेजेपी की वजह से दूर रह चुकी है। आम आदमी पार्टी कई राज्यों में झटका दे चुकी है। आम आदमी पार्टी अगर केजरीवाल साहब अगर अभी जेल के बाहर होते तो बार्गेनिंग का स्टाइल कुछ अलग होता, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की जरूरत है उनको। और मैं आपको बता देता हूं, पिहोवा, कलायत, जींद, गुरुग्राम, ओल्ड फरीदाबाद, पानीपत, ये सीटों के नाम चल रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है। सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2 बार, एक बार पूर्ण बहुमत के साथ, दूसरी बार जेजेपी के साथ और निर्दलीयों के सहयोग से 5-5 साल सरकार चला चुकी है, अगर तीसरी बार भी हरियाणा जैसे, जो कि एक प्रोडक्टिव राज्य कहलाता है, जैसे महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों की जरूरत होती है, जो आपके पार्टी के लिए फंडिंग भी करते हैं, उद्योगों वाले राज्य हैं। और हरियाणा तो खासतौर पर एक ऐसा राज्य है, मेहनत कश है, वहां किसान भी गरीब किसान नहीं है, वहां किसान भी ठीक ठाक हैं, संपन्न किसानों की संख्या भी बाकी देश के मुकाबले काफी ज्यादा है। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। औद्योगिक कई सारे शहर हैं, छोटा राज्य होने के बाद भी राजस्व काफी देता है। बाकी जो कांग्रेस के पास हिमाचल जैसे राज्य हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, पेंशन नहीं दे पा रहे, जहां मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि साहब हम 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेते, मंत्रियों से अपील कर रहे हैं, तो कांग्रेस को बहुत जरूरत है कि दिल्ली में उनकी सरकार है नहीं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार मिलीजुली सरकार में वो शामिल थे, वहां से वो लोग हट गए क्योंकि पार्टियों का पाला बदल हुआ। हरियाणा में कांग्रेस किसी तरीके से कोई इफ एंड बट की पोजीशन में नहीं आना चाहती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें हरियाणा जैसे राज्यों की जरूरत है, दिल्ली जैसे राज्यों की जरूरत है। बीमारू राज्यों के बाद जिस तरह का लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, कांग्रेस के नेताओं ने बिल्कुल सामने आकर कहा कि हमारे पास फंड की कमी है, तमाम लोगों से चंदे मांगे गए, कांग्रेस के आम वर्कर ने चंदा करके पैसा दिया। दूसरी तरफ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का क्लेम करती है और सबसे पैसे वाली पार्टी भी है, पैसे में भी भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में मुकाबला नहीं है। कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में अंदर खाने, आप बेहतर जानते होंगे, आप बड़ी करीबी नजर कांग्रेस के अंदर रखते हैं, तो एनी हाउ उन्हें वो जीत हासिल करनी है।
पिछली बार जेजेपी ने जो कांग्रेस को झटका दिया था, तो जिसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो फूक फूक कर पीने की स्थिति है। कांग्रेस अपनी खुशी से जाकर आम आदमी पार्टी को माला नहीं पहनाने जा रही है। वो गठबंधन किसी तरह से कांग्रेस की भी मर्जी है, आम आदमी पार्टी की भी मर्जी है। डॉक्टर साहब, नहीं, ये निश्चित तौर पे जरूरत है एक दूसरे की, और खासतौर पर हरियाणा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि वो दिल्ली के बहुत करीब है, और कल होकर के कोई भी कार्यक्रम अगर निर्धारित होते हैं दिल्ली में नेशनल लेवल पे, तो उसमें हरियाणा की जो भागीदारी होती है बहुत बड़ी होती है, और जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है उन कार्यक्रमों का। अगर कोई रैली हो, कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, तो ये बात सही है कि उसका असर होता है, और चाहती है सारी पार्टियां, खासतौर पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहती है कि हरियाणा में हमारा पर प्रभुत्व रहे। लेकिन इस बार माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस के हित में है। और अब देखिएगा, जेजेपी जो साथ में सरकार चलाई इतने दिनों तक, आज हरियाणा में बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि बीजेपी की बहुत ही खराब स्थिति है आज के हालात में, जो डॉक्टर साहब, परिस्थिति है। 10 साल का इतिहास देखिए, बहुत सारी पार्टियां जो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं होती हैं, बाद में वो पार्टियां कांग्रेस के साथ या तो आ जाती हैं, या उनका आधा हिस्सा उठ के माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाती हैं, या उनका आधा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है। तो ये राजनीति में कोई नई चीज नहीं रही है, वो सरप्राइज एलिमेंट ऐसा नहीं है। जो लोग साथ में नहीं आना चाह रहे हैं, जो चौटाला परिवार के दुष्यंत जी नहीं आना चाह रहे हैं, तो उनकी नाक के नीचे से उनके 4 एमएलए तुरंत चुनाव का डिक्लेरेशन होते ही उनको छोड़ के चले गए हैं। 2 बीजेपी में गए और 2 कांग्रेस की तरफ से गए। तो ये कोई असली चीज है। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का सेंटिमेंट निश्चित तौर पर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि हम बहुमत के साथ तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे, जबकि दूसरी बार भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बाद में जेजेपी जब अलग हुई तो निर्दलियों के सहयोग से वो सरकार चला रहे थे। सेंटिमेंट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसा नहीं दिख रहा जैसा 2014 में था या 2019 में था। कांग्रेस के पास एडवांटेज है, लेकिन क्या ये एडवांटेज इतना है कि कांग्रेस अकेले दम पर 46 सीटें ले आएगी, या आम आदमी पार्टी को 5 सीटें कल देने का फैसला हो जाएगा, ये हम लोग देखेंगे। डॉक्टर साहब की तो बारीक नजर रहती है और ये अपने हिसाब से पूरा विश्लेषण भी करते हैं। किसी समय ये भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल इनका लगाव और रुझान कांग्रेस की तरफ था, तो वो सेंटिमेंट्स कभी कभी एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी कांग्रेस के प्रति आ जाते हैं, इसलिए अभी इन्होंने वॉक ओवर दिला दिया है ना डॉक्टर साहब? आपके हिसाब से कांग्रेस को वॉक ओवर है हरियाणा में? अभी सर्वे वगैरह जो कह रहे हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल वाले भी जो पूछ रहे हैं लोगों से, और उसका जो रिपोर्ट दिख रहा है सामने, उसमें तो लगता है कि कांग्रेस का उसमें काफी मजबूत स्थिति है। काफी मजबूत स्थिति है, डॉक्टर साहब की नजर है, और इसको आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने, अगर आप चाहें तो लोकसभा चुनाव के दौरान की हमारी जो चर्चाएं हैं, डिबेट्स है, जाके देख सकते हैं। इन्होंने बहुत डॉट प्रिडिक्शंस किए। तो इनकी एक राजनीतिक समझ है, खुद भी राजनीति में रहे हैं, दूर से भी देखते हैं और करीब रह के भी देखते हैं, तो इनके पास एक समझ है। लगातार उसका फायदा कैपिटल हेडलाइंस को भी मिलता है, क्योंकि ये खुद ही कैपिटल हेडलाइंस के राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर भी देखते हैं और उसको बढ़ाने में भी योगदान दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आज की चर्चा यहीं समाप्त की जाए। कल जब कुछ नया समीकरण हरियाणा कांग्रेस में होगा, तो हरियाणा के भी कुछ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे, और ज्यादा बेहतर तस्वीर हमारे आपके सामने आएगी, जो हम लोगों के सामने तक रख पाएंगे। इस चर्चा में जिन लोगों ने बड़ी संख्या में हमें देखा, सीधा ये प्रसारण देखा, राजनीति में आपकी दिलचस्पी है, हरियाणा में आपकी दिलचस्पी है, और उसी के लिए हम इस तरह के लाइव शोज हरियाणा चुनाव पर खास तौर पर लेकर आ रहे हैं। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने लाएंगे, कुछ नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे बेहतर समझ विकसित हो, और नेताओं से भी ज्यादा जरूरी है आम लोग, वो क्या कहते हैं, क्योंकि इलेक्शन की डेट जो है वो तय हो चुकी है, 5 अक्टूबर है, और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तब तक लगातार हमारा आपका डॉक्टर सत्येंद्र कुमार का संवाद बना रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी देखने वालों का भी आभार। सभी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार।